Hello everyone, this is Vivek Paul and you are watching Sankalp Education जामताड़ा। So welcome back to our chemistry class। आज हम एक स्टेप और आगे चलेंगे। हमने बोर एटॉमिक मॉडल बढ़िया से उसके एडवांटेजेस को बढ़िया से पढ़ लिया, रेडियस निकालने सीख गए, वेलोसिटीज निकालने सीख गए और एनर्जी ऑफ ऑर्बिट्स भी निकालने सीख चुके हैं विथ डेरिवेशन विथ क्वेश्चंस। आज हम उसी का एक और एडवांटेज लेकर के आएंगे। जो हमने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ा है उसका एविडेंस जो है बोर मॉडल के हिसाब से भी हम निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने लिखा है यहां पर ना स्पेक्ट्रिकल एविडेंस फॉर क्वांटाइजेशन। अब इस क्वांटाइजेशन का मतलब हम समझेंगे अभी थोड़ा देर में। क्लियर है कि नहीं? दूसरा बात यहां पे हेडिंग लगा हुआ है एक्सप्लेनेशन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ऑन द बेसिस ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। तो बोलिए हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ चुके हैं, बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ चुके हैं, अब बस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ही प्रूफ करेंगे हम, जो हमने वहां बात पढ़ा था बोर के मॉडल के हिसाब से। क्लियर है कि नहीं? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक पॉइंट पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे। बोर का कहना है द लाइट एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड एज अ रिजल्ट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन चेंजिंग ऑर्बिट्स प्रोड्यूसेस कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन और इमिशन स्पेक्ट्रा विच कैन बी recorded on the photographic plates as a series of lines। बस इतना का मतलब समझाते हैं। यहां लिखा है the light absorb, लाइट का मतलब रेडिएशन से, जो रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है या इमिट होता है। एब्जॉर्ब कब होता है तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए ये आपका एटम है, एटम का न्यूक्लियस, ये रहा फर्स्ट ऑर्बिट, ये रहा सेकंड ऑर्बिट। अब बोर मॉडल पढ़ चुके हैं तो बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां रिवॉल्व हो रहा है, आप इसको यहां पर देखना चाहते हैं, लोअर से हायर में इलेक्ट्रॉन लेके जाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? इसको एनर्जी देना होगा। तो इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में क्या होगा? लाइट एब्जॉर्ब्ड। लेकिन जब ये वापस हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल अपना घर में वापस आएगा तो क्या होगा? यहां पे द लाइट इज इमिटेड। तो दोनों ही कंडीशन का बात हो रहा है यहां पे कि जब इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करता है, लोअर से हायर जाता हो या हायर से लोअर आता हो, लोअर से हायर जाएगा तो एब्जॉर्ब और हायर से लोअर आएगा तो इमिटेड। दोनों ही कंडीशन में क्या होता है? एक स्पेक्ट्रा आता है। स्पेक्ट्रा का मतलब हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। स्पेक्ट्रा मतलब सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम, सीरीज ऑफ लाइंस। एटॉमिक स्पेक्ट्रम हमेशा क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस। यस और नो? कंटिन्यूअस कभी नहीं होता। हमने स्पेक्ट्रम के लिए तो जैसे कि हमने समझा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जैसे हमने पढ़ा था उसका एविडेंस बोर मॉडल अब दे रहा है। यहां तक हमने ये बात को समझ लिया। उसके बाद बात कर रहे हैं द ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन कंसिस्ट ऑफ सेवरल सीरीज ऑफ लाइंस। बिल्कुल, बोर ने भी जब एक्सपेरिमेंट करके ये बातें दिया तो जैसे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में क्या आ रहा था? लाइन स्पेक्ट्रा आ रहा था, इस प्रकार इसमें भी क्या आ रहा है? लाइन स्पेक्ट्रा। जैसे कि हम जानते हैं कि बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा, फिर सेकंड ऑर्बिट में होगा, फिर थर्ड ऑर्बिट में होगा। ये कुछ स्पेसिफिक ऑर्बिट्स है जहां इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, मतलब बीच में क्या है? गैप है। अगर बीच में गैप है तो उसका स्पेक्ट्रा निकालेंगे तो इलेक्ट्रॉन का जो फोटोकॉपी आएगा वो कहां आएगा? एक लाइन पर आएगा, फिर कुछ स्पेस मिलेगा, उसके बाद कुछ लाइन पर आएगा। मतलब ये जो स्पेस आपको दिख रहा है वहां पर स्पेक्ट्रा नहीं आने वाला। बोर भी इस बात को सेटिस्फाई कर रहा था और उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन के बीच जंपिंग जपांग चलता है कि इलेक्ट्रॉन जब सेकंड से फर्स्ट में निकल आता है या थर्ड से फर्स्ट में आता है या फोर्थ से फर्स्ट में आता है, तब इन सीरीज का नाम दिया गया था। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में आप पढ़े थे। और ये जो नाम दिया गया था ये किसके बेस पे दिया गया था? कि जो साइंटिस्ट इसका डिस्कवरी किया था उसके बेस पे ये नाम दिया गया था। तो इन्होंने भी उस बात का रिस्पेक्ट दिया। उन लाइंस का नाम क्या क्या पड़ा ना? लाइमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफुंड और हम्फ्री। और इनको बहुत डिटेल में समझाया, सिर्फ नाम नहीं बताया, इनको बहुत डिटेल में समझाया, जो कि आगे के पॉइंट्स में हम देखेंगे। क्लियर है कि नहीं? अच्छा, सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं। क्या कह रहा है? टू इवेल्युएट वेवलेंथ ऑफ वेरियस हाइड्रोजन लाइंस। हाइड्रोजन लाइंस को स्पेक्ट्रल लाइंस भी बोल रहे हैं। रिच इंट्रोड्यूस द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। एक साइंटिस्ट है, क्या नाम है? रिच। उन्होंने ये एक्सप्रेशन दिया, लेकिन इस एक्सप्रेशन का जो थियोरेटिकल प्रूफ है, जो कि हम लास्ट क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, जिसमें डिफरेंस ऑफ एनर्जी बात किए थे हम लोग। डिफरेंस ऑफ एनर्जी लेवल इक्वल टू क्या होता है? जो रेडिएशन बाहर आता है
जो रेडिएशन बाहर आता है अगर कोई भी रेडिएशन होता है तो उसका एनर्जी क्या होता है, एच न्यू के इक्वल होता है। दोनों को इक्वेट करके हमने ये जो इक्वेशन है इसको हमने प्रूफ किया था लास्ट क्लास में। और इसका प्रूफ कौन दिया था, बोर दिया था। रिच ने सिर्फ बताया कि ऐसा होगा। एक थियोरेटिकली बताना और एक प्रूफ करना में दोनों में डिफरेंस होता है, तो बोर ने इस बात को प्रूफ किया एविडेंस के साथ। यहां पर आप देख रहे हैं ये जो आर है इसे क्या कहा गया ना, आर इज रेडबर्ग्स कांस्टेंट, ऑलरेडी आप जानते हैं। जो आर का वैल्यू आया बोर के हिसाब से थियोरेटिकली कैलकुलेशन करते समय वो क्या था, 2 पाई स्क्वायर एम ई टू द पावर 4 सी एच क्यूब। यहां सब कुछ आपको पता है, 2 पाई आपको पता है, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, सी इज वेलोसिटी ऑफ लाइट और रेडिएशन इन वैक्यूम एंड एच इज द प्लैंक कांस्टेंट। तो जब यहां पर बैठा करके सारे के वैल्यूज को बैठा करके कैलकुलेशन किया गया तो थियोरेटिकली इसका वैल्यू जो है ये निकल करके आया, जो कि आप याद किए होंगे 109737 पर सेंटीमीटर। क्लियर है कि नहीं, ये थियोरेटिकली आया। और बाद में जब एक्सपेरिमेंट करके लैब में ये चेक किया गया कि भाई ऐसा होने से कितना आर का वैल्यू आना है, सारा चीज पता चल गया था। ये बस पता नहीं था जो लैब में पता कर सकते थे हम लोग, लैब में पता करके एक्सपेरिमेंटली पता किए तो जो इसका वैल्यू था वो ये था 109677.581 पर सेंटीमीटर। ये जो दो वैल्यूज आपको दिख रहा है थियोरेटिकल और एक्सपेरिमेंटल, इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहे हैं। इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना बोर के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि एक्सपेरिमेंटली वैल्यू ये आ रहा है और बोर ने कैलकुलेशन करके थियोरेटिकली इसके वैल्यू को यहां तक लाया और यहां कैलकुलेशन करके बताया ये वैल्यू मेरा आ रहा है। तो देखिए क्या डिफरेंस है, बहुत बड़ा और आप कह सकते हैं कि रिमार्केबल अचीवमेंट था बोर के मॉडल का। इस तो जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ रहे थे, जो भी बातें वहां पे हमने पढ़ा, बोर ने उसको क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है। ऑल्दो हाइड्रोजन एटम कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रॉन येट इट्स स्पेक्ट्रा कंसिस्ट ऑफ मैनी स्पेक्ट्रल लाइंस। इसका मतलब क्या है, अगर आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का बात कर रहे हैं तो यू शुड नो द डिटेल्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास कितने एटॉमिक नंबर है, 1। प्रोटॉन कितने हैं, 1। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। अगर इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक है तो स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होने चाहिए, हमारा दिमाग में आएगा सिर्फ एक आएगा सर, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद हाइड्रोजन का जब स्पेक्ट्रम हम बनाते हैं तो सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम बनता है, जो कि अभी हमने थोड़ा देर पहले समझाया था। क्या क्या होता है, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, हम्फ्री। और ये डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन जंप कहां से कहां कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन ही है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो हाइड्रोजन सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में ही घूमेगा, ऐसा कोई नहीं बताया है। इस बात को दिमाग से हटा दीजिए कि अगर ये सर हाइड्रोजन एटम है तो इलेक्ट्रॉन यहीं पर लोकेटेड होगा, यहीं पर घूमेगा, इस बात का कोई गारंटी नहीं है। क्लियर है कि नहीं है, आगे जाके यही फेलियर बनेगा बोर मॉडल का। क्लियर है कि नहीं है, इस बात का कोई गारंटी नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे है। क्लियर है कि नहीं है, हो सकता है कि इसका नेक्स्ट ऑर्बिट में है, अभी यहां भी हो सकता है। क्लियर है कि नहीं, इस बात का सिर्फ गारंटी दिया गया है बोर के द्वारा कि इलेक्ट्रॉन या तो यहां होगा या तो यहां होगा, इस बीच में नहीं होगा। यह गारंटी है कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है कि यहां हो सकता है यहां, उसके बाद वाले ऑर्बिट में हो, चलेगा, लेकिन बीच में कहीं नहीं होगा, इस बात का गारंटी है। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अलग अलग एनर्जी लेवल्स है और आपको पता है हर ऑर्बिट का जो एंगुलर मोमेंटम कितना होना चाहिए, h/2 पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। तो जहां जहां इंटीग्रल मल्टीपल h/2 पाई का, वहीं इलेक्ट्रॉन हो सकता है, मतलब या तो फर्स्ट ऑर्बिट फिर सेकंड ऑर्बिट, बीच में कहीं नहीं हो सकता है। तो हम ये बात समझ पा रहे हैं कि जब हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं तो भले इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी इसमें सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रा मिलता है। समझ में आ रहा है, स्पेक्ट्रा का मतलब होता है, स्पेक्ट्रम का प्लूरल फॉर्म बोल रहे हैं स्पेक्ट्रा। बहुत सारे स्पेक्ट्रम जब एक साथ लिखते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, स्पेक्ट्रा बोला जाता है। क्लियर है कि नहीं है, आगे बात करते हैं। अब हम क्या करेंगे, वो जो स्पेक्ट्राज हैं, लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, पीफुंड, हम्फ्री, इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे
और डिटेल स्टडी बाय द हेल्प ऑफ दिस टेबल करेंगे। तो हम यहां लिखे हैं, इस चीज को आप लिख लीजिएगा क्या ना, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रल लाइंस। इंपॉर्टेंट स्पेक्ट्रल लाइंस आर 6 जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है, लाइमन बामर वाला। ऑफ हाइड्रोजन इज शोन इन द बिलो टेबल, फॉलोइंग टेबल। इस टेबल का हेल्प से हम एक एक सीरीज को समझने का प्रयास करते हैं और एक सीरीज को दूसरे सीरीज के साथ कंपेयर करना स्टार्ट करते हैं। हमें कंपेयर करना है और सवाल इस टेबल से ही उठ के आएगा। अगर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से भी आया तो वहां हमने बताया था आपको कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम भले हम आपको पढ़ा दिए, बट दैट्स नॉट एंड। यहां पे जो पढ़ा देंगे ये खत्म। इसके बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कोई भी सवाल तुम बना पाओगे, इस बात का गारंटी है। तो पहला सीरीज अगर हम लिखने चाहें तो क्या है, लाइमन सीरीज। ठीक है, इस लाइन को अभी हम छोड़ते हैं, अभी थोड़ा देर बाद बात करेंगे। लिखा हुआ लाइज इन रीजन, लाइज इन रीजन क्या है अभी बात करेंगे। तो इसमें ट्रांजिशन क्या होता है, तो एक बात बताओ जरा, फॉर्मूला को लिखते हैं। थोड़ा देर पहले जो फॉर्मूला का डिस्कशन हुआ इसको मिटा रहे हैं हम। क्या फॉर्मूला था भाई, वेवलेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या था? तो फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से। वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इक्वल टू, उसके बाद क्या था ना, यहां पर था आपका R इंटू जेड स्क्वायर, यस और नो, 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2। बच्चा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना 1 होता है, तो यहां जेड के जगह पे कितना बैठाओगे 1 बैठाओगे, काम खत्म, छोड़ो इसको। अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? अगर हम इस चीज को नहीं लिखें जेड को तो चलेगा क्या? अरे क्यों? क्योंकि जेड इक्वल टू यहां पे कितना है, हाइड्रोजन के लिए 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, छोड़ देते हैं। क्लियर है कि नहीं? सो इट बिकम्स लाइक दिस, कोई प्रॉब्लम? ठीक है सर। व्हाट इज n2 हियर, कहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है? व्हाट इज n1 हियर, कहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो चलिए हम जो बातें पढ़े थे उस चीज को एक बार और रिपीट करेंगे, ध्यान दीजिएगा। वहां पर पढ़े थे, अगर ये पहला ऑर्बिट है n इक्वल टू 1 है, क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, तो दूसरा ऑर्बिट हम यहां लिखते हैं, ये क्या है, n इक्वल टू 2 है। तीसरा ऑर्बिट हम यहां लिखते हैं, n इक्वल टू 3 है। चौथा ऑर्बिट हम यहां लिखते हैं, n इक्वल टू 4 है। आपका मन में यहीं से शक पैदा होना स्टार्ट हो गया होगा कि सर पहला ऑर्बिट और दूसरा ऑर्बिट के बीच में बहुत ज्यादा गैप अपने रख लिया है, लेकिन दूसरा और तीसरा में गैप कम कर दिया, तीसरा और चौथा में और गैप कम कर दिया, चौथा और पांचवा में और गैप कम कर दिया। धीरे धीरे गैप कम होता जा रहा है। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कारण क्या है कि फर्स्ट ऑर्बिट का जो एनर्जी होता है ना हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में या हाइड्रोजन एटम में 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है माइनस का। क्लियर है कि नहीं? उसके बाद माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। डिफरेंस देख रहे हो कितना का डिफरेंस है? लगभग 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डिफरेंस है। और उसके बाद जब आप लिखते हो तो 3.4 के बाद माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इन दोनों में डिफरेंस कितना है? बहुत कम है। इन दोनों में देखो डिफरेंस, वैल्यू में डिफरेंस कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लगभग, इसीलिए गैप ज्यादा रखा है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? किताबों में से लिखल है, समझ में आना चाहिए, काहे लिख रहा है? अभी समझ में आया क्या है? फोर्थ का अगर हम बात करें तो क्या लिखते थे आप लोग? फोर्थ वाला का माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते थे ना। फिफ्थ वाला का कितना लिखते थे? माइनस 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम नहीं लिख रहे, समझ में आ रहा है? धीरे धीरे जो गैप है, धीरे धीरे जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है वो क्या हो जा रहा है? घटता जा रहा है, इसलिए हमने इस तरह का लिखा है। बात क्लियर है? अब आते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे, आते हैं लाइमन सीरीज हमने लिखा है। लाइमन सीरीज कब होता है? जब कहीं से भी इलेक्ट्रॉन आए, लेकिन कहां पर आए? 1 पर आए। क्लियर है कि नहीं? कहां पर आए? 1 पर आए, मतलब फिक्स है। ये n1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1। देखो ट्रांजिशन हम लिख रहे हैं यहां पर n1 का वैल्यू तो फिक्स है, क्या है? 1 है। और n2 क्या होगा? यहां पर कुछ भी हो सकता है सर, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं? तो ये हो सकता है 2 से 1 में आया हो सकता है 3 से 1 में आया हो सकता है 4 से 1 में आया हो सकता है 5 से 1 में आया हो, कहीं से भी 1 में आया हो, इनफाइनाइट से 1 में आया हो। ये जो सीरीज आपको मिल रहा है इसको हम क्या बोलते हैं ना? लाइमन सीरीज कहते हैं। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, सुनो ध्यान से। जब हमें यह बात पता चल जाए, सुनो ध्यान से क्या बोल रहे हैं, जब हमें यह बात पता चल जाएगा
कि कहां से आ रहा है, फिलहाल कहां पर आ रहा है ये बात पता है, दिख रहा ना। N1 का वैल्यू यहां पे क्या बैठा देंगे, अगर लाइमन है तो 1 बैठा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन N2 नहीं पता है अभी, लेकिन अगर पता चल जाए कि मान लो भाई, मान लो कहां से आ रहा है, 2 से आ रहा है, क्लियर है, मान लो 3 से आ रहा है, मान लो 4 से आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, कहीं से भी आ रहा है, तो जो यहां से वेवलेंथ निकल कर आएगा 1/λ है यहां पे, लेकिन जब आप रिवर्स कीजिएगा तो जो लैम्डा निकल करके आएगा, जो वैल्यू निकल करके आएगा वो क्या होगा आपको बता दें, वैल्यू का रेंज जो होगा वो क्या होगा हम आपको बता दे रहे हैं। ये 10 to 400 नैनोमीटर के बीच में होगा। किसके बीच में होगा, 10 to 400 नैनोमीटर। नैनो मतलब समझते हो, 10⁻⁹ मीटर के बारे में बात हो रहा है, मतलब 10 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नैनोमीटर में लिखा हुआ है, 10⁻⁹ मीटर नैनोमीटर कहलाता है। इस रेंज में हमेशा आएगा, चाहे आप आंसर कभी भी कुछ भी निकाल लो, कहीं से भी आए, कोई कहीं से भी आए, आएगा तो 1 पे ही। आंसर हमेशा किस रेंज में होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, कौन सा रेंज में होगा, 10 to 400 नैनोमीटर। और ये जो रेंज आपके सामने हम लिख रहे हैं बच्चा, ये रेंज किसका होता पता है, यूवी, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन का। अगर आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा है तो आपको वहां पर दिखेगा विजिबल के जस्ट पीछे, विजिबल के जस्ट पीछे, विजिबल से कम वेवलेंथ होता किसका, अल्ट्रा वायलेट का। और ये अल्ट्रा वायलेट का रीजन है, याद रखिएगा, जो लाइमन सीरीज मिल रहा है, ये जो आपको सीरीज मिल रहा है, कहां से कहां आ सकता है ना, 2 3 4 5 कहीं से भी, 1 पर हमेशा आएगा। और जो आंसर आएगा वेवलेंथ का वो किस रेंज पे आएगा, अल्ट्रा वायलेट रीजन में आएगा। किसमें, यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, यूवी, क्या लिख रहे हैं, यूवी रीजन, याद रहेगा हमेशा। अगर कहीं भी क्वेश्चन में ये लिखा हुआ लाइमन सीरीज है तो आप समझ जाएंगे कि कहां का बात हो रहा है, अल्ट्रा वायलेट रीजन के बारे में बात हो रहा है। क्लियर है कि नहीं, पहला बात, ठीक है। देखिए ये जो डाटा हम आपको दे रहे हैं साइड वाइज लिखते चलिएगा, किसके बारे में बात किए, ये डाटा किसका है, अल्ट्रा वायलेट का। ये वेवलेंथ का रेंज जो लिखा हुआ है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन के लिए लिखा हुआ है, ये हमेशा यही आएगा, इसलिए हम यहां टेबल कंप्लीट कर रहे हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो थोड़ा देर में हम ये सब मिटाएंगे भी। अब आगे बात करते हैं, आपसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि सर ये जो वेवलेंथ आएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा। तो एक बात बताओ, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा, कि अच्छा कहां पर, सर 1 पर आता है, कहां से आता है ना सर, 2 3 4 5 कहीं से भी आ सकता है। आपसे पूछ रहे हैं कि अगर 2 से आएगा तो ज्यादा वेवलेंथ आएगा, कि एकदम बहुत दूर से आएगा तो ज्यादा वेवलेंथ आएगा, सवाल यह है, बोलिए क्लियर है कि नहीं है। सोचो कि सामने से इलेक्ट्रॉन यहां पर आएगा तो ज्यादा वेवलेंथ आएगा, कि दूर से इलेक्ट्रॉन आएगा तो ज्यादा वेवलेंथ आएगा, सामने से, क्यों, बच्चा समझ पा रहे हो, वेरी गुड। यहां पर जो देख रहे हो, यहां से अगर यहां पर आया तो वेवलेंथ ये बोल रहा है ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा, उसके पीछे कारण ये है कि एनर्जी सबसे कम। अरे कहीं पे भी मैक्सिमम लैम्डा अगर ज्यादा है, ऐसे याद रखो ना, आपने ऐसा पढ़ा होगा फॉर्मूला E = h/ν, पढ़ा है ना, या फिर E = hc/λ, पढ़ा है ना। तो अगर कहीं पर एनर्जी ज्यादा है बच्चा तो वहां पे वेवलेंथ कम है, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अगर इसका रिवर्स करें, अगर वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम है, बोलो समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। हमको क्या चाहिए, यहां पर वेवलेंथ क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अगर हमको वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए तो एनर्जी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और एनर्जी मिनिमम कब आएगा भाई, जब सामने से आएगा कि दूर से आएगा। देखो ध्यान से, अगर यहां से यहां आया तो एनर्जी का डिफरेंस मात्र इतना है, लेकिन थोड़ा दूर से आया तो एनर्जी का डिफरेंस और बढ़ जाएगा, और दूर से आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस और बढ़ जाएगा, और दूर से आएगा तो एनर्जी का डिफरेंस और बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। सामने से क्यों आएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि सामने से आने से एनर्जी कम होगा, और अगर एनर्जी कम होगा तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। क्लियर है। तो अगर मैक्सिमम के बारे में बात किया जाए तो मैक्सिमम के लिए N1 तो फिक्स है बच्चा, N1 हमेशा क्या होगा, 1 होगा, बट N2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है। ओके ठीक, डन। अच्छा थोड़ा देर बाद एक फॉर्मूला भी बताएंगे मैक्सिमम मिनिमम का, उसके बाद ये जगह छोड़ के रखें। अच्छा बस मिनिमम कब होगा, ये सबसे कम कब होगा, जब एनर्जी सबसे ज्यादा होगा।
और एनर्जी का डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा जब बहुत दूर से आएगा, और बहुत दूर क्या है, इनफाइनाइट से आएगा। तो यहां पर इसका मतलब यह है कि n1 तो फिक्स है सर, 1 है, लेकिन आएगा कहां से ना, n2 के जगह पे हम क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट लिख देंगे। बोलिए क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। यहां तक टेबल को देखिए, पहला बार आप बना रहे हैं ना तो इसमें टाइम लग रहा है, उसके बाद हम धड़ाधड़ बनाएंगे, क्योंकि आपको समझा रहे हैं, अभी आपको समझते हुए चलना कि कैसे कर रहे हैं। ठीक, बोलिए क्लियर है। अब सुनिए, ये सब मिटाएं यहां पर हम, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी जानते हो, हमारा इस ये काम का चीज है, ये लिखा हुआ रहेगा, इस जगह को हम मिटा रहे हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, ये जो लैम्डा मैक्सिमम लिखा हुआ है, ये डायरेक्टली हम लिख रहे हैं आपके सामने, आप लोग भी नोट करके रखिएगा। लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू होगा n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर डिवाइड बाई n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r। सभी से मेरा सवाल है, ये कैसे आया, ये लैम्डा मैक्सिमम ये कैसे आया, एनर्जी को मिनिमम किया, समझ में आ रहा, फॉर्मूला जो था उस फॉर्मूला से ही ये आया है। आपका फॉर्मूला जो था वो क्या था, 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, न्यू नहीं लिख रहे हैं, r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर। बोलिए कि समझ में आ रहा कि नहीं, ये फॉर्मूला था एक्चुअली, क्लियर है कि नहीं। आप यहां पे एक काम करेंगे थोड़ा सा मेरे लिए, एलसीएम ले लेंगे ना, n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर, यहां से क्या आ जाएगा, n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर। बोलिए क्लियर है कि नहीं, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, क्या निकला ये 1 बाई लैम्डा निकला। अरे 1 बाई लैम्डा तेरे को नहीं चाहिए, क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, इसको उल्टा करोगे ना, इसको पलट दो, पलट दोगे तो क्या आ जाएगा, ये नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाएगा, लिखा है यार, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है, ठीक, चलो ठीक है, फिर कोई बात नहीं, आगे बात करें हम, आगे बात करें हम, लैम्डा मिनिमम का क्या तुम लिखोगे, सेम लिखोगे, लेकिन वैल्यू पुट कर देना यार, n2 का वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। अगर n2 का वैल्यू तो यहां पे इनफाइनाइट पुट कर देगा तो मिनिमम का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां पे, n1 स्क्वायर, नहीं 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 रुक जाओ, n1 स्क्वायर बाई r। आपका मन में सवाल आएगा कि ये कैसे आया, सुनो ध्यान से, इस फॉर्मूला में मत बैठाना, जो इसके पहले वाला फॉर्मूला आया था, जो मेन फॉर्मूला था, दैट इज 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, उस पर बैठाना, n2 की जगह पे क्या बैठा देना, इनफाइनाइट, समझा, उसके बाद ही आएगा। अब तुम चलो करके दिखाते हैं, तो आपने फॉर्मूला पाया है 1 बाई लैम्डा इक्वल टू r इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, n2 की जगह पे आप क्या लिख रहे हो वहां पे, इनफाइनाइट, अरे इनफाइनाइट का स्क्वायर भी इनफाइनाइट ही होता है, 1 बाई इनफाइनाइट को क्या मान लोगे तुम, 0, तो अगर ये 0 है तो खत्म खेला, यहां तक बचा है, तो इसका मतलब इसको रिवर्स करो, तो रिवर्स करोगे तो क्या आ जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज n1 स्क्वायर डिवाइड बाय r आ जाएगा, और ये कब होगा, हमेशा जब ये मिनिमम, जब ये मिनिमम होगा, बोलो हाँ कि ना, बोलेंगे सर तब आप यहां पे मिनिमम के लिए n2 का वैल्यू फट से बैठा दिए इनफाइनाइट, तो n2 का वैल्यू यहां पे 2 क्यों नहीं बैठा रहे, बैठाओ, लाइमन के लिए सिर्फ जो आएगा फिर वो आएगा, बैठाओ ना, हम तो वही चाहते हैं, हम तो वही चाहते हैं कि आप बैठाओ। तो लैम्डा मिनिमम यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि फॉर्मूला हम लिखने जा रहे हैं n1 स्क्वायर डिवाइड बाय r होगा हमेशा, क्लियर है कि नहीं है। अब सुनो ध्यान से, अगर लाइमन के लिए तुमको मैक्सिमम चाहिए तो कितना बैठाना पड़ेगा, n2 का वैल्यू 2, जो कि हम नहीं बैठाए थे, अब बैठाओ, हम कह रहे हैं अब इसी फॉर्मूला में बैठाओ, क्या आएगा, क्या आएगा, यहां पे 2 बैठा दो, कितना आ जाएगा बोलो जरा, यहां पे आ जाएगा n1 का वैल्यू कितना है 1 दिख रहा है, तो n1 का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 है 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहां से क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, ठीक है सर, ओके, आगे ध्यान दीजिए, n2 का स्क्वायर, n2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो 4 माइनस 1 3 इंटू r, यहां पे क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो क्या आप ये लिख सकते हैं लैम्डा मैक्सिमम इक्वल टू क्या आ रहा है 4 बाई 3r, बोलिए हाँ कि ना, लैम्डा मैक्सिमम कितना आ रहा है 4 बाई 3r, किसके लिए,
ओनली फॉर लाइमन सीरीज, लाइमन के लिए आ रहा है। बामर के लिए चेक करेंगे अभी, फॉर्मूला नहीं बदलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपके लिए फिक्स हो गया। क्लियर है कि नहीं? मैक्सिमम, ये मिनिमम, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? चल मिनिमम कितना होगा बताओ जरा। मिनिमम के लिए देखो n1 का वैल्यू बैठाओ ना यहां पर, n1 का वैल्यू 1 स्क्वायर, तो 1 बाय आर आ जाएगा चुपचाप। अरे लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा? 1 बाय, बोलो रे, आर आ जाएगा। अरे इनफाइनाइट ऑलरेडी बैठा दिया है, तुम बैठा के ही ये फॉर्मूला लाया है तुम, यस और नो? तो जहां पर तुम ये टेबल बना रहे हो, अगर तुम्हारे पास यहां जगह है तो लैम्डा मैक्सिमम इस तरह से लिख सकते हो तुम, क्या न, लैम्डा मैक्सिमम, ये चीज यहां पे फॉर्मूला में लिख करके रख सकते हो, दैट इज n1 स्क्वायर इंटू n2 स्क्वायर डिवाइड बाय n2 स्क्वायर माइनस n1 स्क्वायर इंटू r, ठीक है? और इसी तरह से लैम्डा मिनिमम कितना हो जाएगा ना, n1 स्क्वायर बाय r। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये हमेशा लगाएंगे, यहां लिख दिए हैं, इस जगह मिटा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है सर, ओके, आगे बढ़े क्या? अरे समझ में आ रहा है? अरे टेबल तो किताब में लिखा हुआ है यार, टेबल तो बना कैसे रहे इस बात को सीखिए, टेबल तो लिखा हुआ है। आगे बात करें हम, अब आगे क्या देखना है कि आपको निकालना है लैम्डा मैक्सिमम बाय लैम्डा मिनिमम। ये सवाल आता है, ये सवाल आता है कि मैक्सिमम वेवलेंथ और मिनिमम वेवलेंथ का रेशियो बताइए कितना है लाइमन के लिए। तो मैक्सिमम आपको दिख रहा है 4/3r और मिनिमम आपको दिख रहा है 1/r। क्लियर है कि नहीं? ये r और ये r कैंसिल कर दीजिएगा, कितना बचेगा बच्चा? 4/3। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये क्या आ जाएगा? 4/3। बोलिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लाइमन वाला जो ये सीरीज है, ये हमने टेबल में कंप्लीट कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे। लाइमन वाला जितना टाइम लगा, इसके बाद अब आगे टाइम नहीं लगेगा। चलिए, लाइमन के बाद कौन सा सीरीज है? बामर सीरीज। चलिए बामर के लिए फटाफट आप लोग जो है जवाब देते जाइएगा, हम लिखते चलेंगे, ठीक है? नंबर 2 बामर सीरीज। बामर सीरीज कौन सा रीजन में आएगा ये आपको नहीं पता है, ये हम बताएंगे आपको। क्लियर है कि नहीं? तो बामर सीरीज का जो रेंज होता है, याद रखिएगा, इससे ज्यादा वेवलेंथ का होता है। इसका वेवलेंथ कितना था? 10 to 400 नैनोमीटर, और इसका रेंज स्टार्ट होता है 400 नैनोमीटर टू, हाँ, बहुत किताबों में 380 नैनोमीटर से शुरू कर रहा है। हम एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू बता रहे हैं आपको कि 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। याद रखिएगा, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। बाबू ऑथेंटिक बुक्स पर भरोसा कीजिएगा, जो सो किताब में मत पढ़िएगा, ठीक है कि नहीं? एनसीईआरटी कहता है 400 या 380 से स्टार्ट कीजिए, और 720 या 720 या 700 तक रखिए। तो हम वही बात आपको बता रहे हैं, बहुत सारे बुक में अलग अलग दिया हुआ है, किसको मानोगे तुम? हम लोग तो जाकर के एक्सपेरिमेंट अभी करने वाले है नहीं, तो किसको मानोगे? एनसीईआरटी को मानोगे। एनसीईआरटी जो कह रहा है वो ट्रू है, आप उस चीज को आगे जाके फाइट भी कर सकते हो। नहीं तो बाद में जाकर के अगर कोई सवाल आप अपने हिसाब से बना के आए हो, कोई किताब के हिसाब से बना के आए हो, और अगर जेई वाला आपका क्वेश्चन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो आप उस किताब का रेफरेंस भी नहीं दे सकते हो कि सर हम फलना किताब से जो है ये बात किए थे। कोर्ट में लड़ने जाइएगा ना, तो आपका सीबीएसई, सॉरी क्या बोल रहे हैं, आपका जेई वाला एनसीईआरटी ले जाकर के चिपका देगा कि देखिए हमने यहां से सवाल दिया था और यहां पे डाटा ये है, हम सिर्फ इसको मानते हैं और कोई किताब को नहीं मानते। बात खत्म हो जाएगा। इसलिए एनसीईआरटी आप इस बात पे फोकस रखिएगा। हम बहुत सारा बुक पढ़े हैं और बहुत सारे बुक में अलग अलग डाटा दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन हमको मानना क्या है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी। तो 400 टू 700 नैनोमीटर के बीच में इसका वेवलेंथ का रेंज आता है बच्चा, वेवलेंथ का रेंज आता है। और ये वेवलेंथ का रेंज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता बता रहे, याद रखिएगा, विजिबल रेंज। ये किसका रेंज है? विजिबल। तो विजिबल यहां पे लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा? विजिबल रेंज। विजिबल का मतलब समझ में आ रहा है? जो आप देख सकते हैं, 7 कलर्स, समझ में आ रहा है? विबगीओ, VIBGYOR, ये 7 कलर्स विजिबल रेंज में आता है, और इसका रेंज इसके अंदर में ही रहता है वेवलेंथ का। क्लियर है? आगे बढ़ते करते हैं। तो बामर सीरीज में इलेक्ट्रॉन आता कहां पर है? 2 पर आता है। इलेक्ट्रॉन आता कहां पर है, मतलब N1 का वैल्यू क्या हो जाएगा यहां पर? 2, और N2 का वैल्यू क्या होगा?
कहीं से भी आ सकता है, मतलब सर यहां से भी आ सकता है, 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है और आगे से भी आ सकता है। कोई प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर हम लिख रहे हैं 3 से भी आ सकता है, 4 से भी आ सकता है, 5 से भी आ सकता है एंड सो ऑन, कहीं से भी आ सकता है। ट्रांजैक्शन समझ में आ रहा है? कहां से कहां? 3 4 5 कहीं से भी, कहां पर? 2 पर। तो इसको हम क्या कह देंगे? बामर सीरीज। अब बात आता है मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा? लैम्डा मैक्सिमम। अच्छा, वैल्यू बाद में निकालेंगे, पहले ये बताओ कि यहां n1 का वैल्यू, ये तो फिक्स है सर, n1 का वैल्यू 2 है, n2 का वैल्यू क्या होगा? सामने से आएगा कि दूर से आएगा? अभी बात कर लिए भाई, जितना सामने से आता है ना एनर्जी उतना कम होता है, और एनर्जी जितना कम होगा वेवलेंथ उतना ज्यादा होगा। वेवलेंथ ज्यादा चाहिए ना तेरे को, तो सामने कौन है? 3 है कि 4 है कि 5 है कि इनफाइनाइट है? 3 है। 3 से 2 में आएगा, n2 का वैल्यू 3 हो जाएगा। बोलिए क्लियर है कि नहीं? और अगर ये आ जाएगा तो मैक्सिमम कितना होगा जरा बताओ? अरे वैल्यू बैठा के बताओ जरा। n1 का वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, कितना हो गया? 9 इंटू 4 36, कितना आ रहा है? 36 डिवाइड बाई, यहां पे क्या आ जाएगा? अरे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, मतलब आ रहा 5, 5 इंटू आर 36 डिवाइड बाई 5 आर, ये आ रहा है आपका, एक बार चेक कर लेंगे। यस, 36 डिवाइड बाई 5 आर आएगा। क्लियर है कि नहीं? और यहां पर मिनिमम आपसे पूछा जाए तो मिनिमम कब होगा? तो सर मिनिमम जो है ना, n1 का वैल्यू तो ये फिक्स है सर, n1 का वैल्यू 2 होता है, बस n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर? इनफाइनाइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए सिंपल डायरेक्ट इस फॉर्मूला में आप बैठा सकते हैं। कितना है फॉर्मूला में? n1 स्क्वायर बाय 4, n1 का वैल्यू 2 है, दैट इज 2 स्क्वायर, मतलब 4 बाय r। नेक्स्ट क्या है? मैक्सिमम बाय मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम बाय मिनिमम निकालना, कितना आ जाएगा? डिवाइड करके फटाक से बताओ जरा, कितना आ जाएगा? देखो 36 से डिवाइड बाय क्या है? 5r, वेरी गुड, हाँ हाँ वही आएगा, 4 बाय आर। ये आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो आ जा रहा 36 बाई 5 इंटू 4, सॉरी 1 बाई 4, कितना आ जाएगा? यहां से 9 डिवाइड बाई 5, ये आ रहा आपका 9 डिवाइड बाई 5। क्या आता है जानते हो सवाल में? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज? ये सवाल आता है। और क्या सवाल आता है जानते हो? बामर सीरीज लाइन इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? किधर आता है? विजिबल रेंज में। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर आपको यह बात समझ में आ गया है तो कंप्लीट टेबल हम बनाएंगे। क्लियर है कि नहीं है? लाइमन हो गया, बामर हो गया, इसके बाद पास्चन के लिए बनाएंगे। हम नेक्स्ट सीरीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट सीरीज है हमारा पास्चन सीरीज। ठीक है, दिख रहा है? देखो यहां पर पास्चन दिख रहा है, ठीक है। अब किस रीजन में है देखेंगे। ट्रांजिशन, अरे पास्चन सीरीज होने के लिए इलेक्ट्रॉन आना कहां पर चाहिए? तो n = 3 पर आना चाहिए। कहां से आना चाहिए सर? कहीं से भी आए, मतलब 4 से भी आए तो चलेगा, 5 से भी आए तो चलेगा, और कहीं से भी आए तो चलेगा यार। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? तो ट्रांजिशन कहां पर होने वाला है? n1 = यहां पर 3 होगा, और n2 का वैल्यू कहीं भी हो सकता है, मतलब 4 से, 5 से, 6 से, कहीं से भी आ सकता है। बोले क्लियर है कि नहीं? तो देखा गया कि जब इसका वेवलेंथ निकाला जाता है तो इसका जो रेंज आता है 700 नैनोमीटर से ज्यादा आता है। तो 700 नैनोमीटर से ज्यादा आता है, और किसके बीच रहता है? तो याद रखिएगा 1 मिलीमीटर के बीच में रहता है। 700 नैनोमीटर टू 1 मिलीमीटर इसका रेंज है। किसके रेंज में आता है ये वेवलेंथ? इंफ्रारेड रीजन में आता है। कौन सा रीजन में आएगा? IR, इंफ्रारेड रीजन। तो हम यहां लिख रहे हैं इंफ्रारेड रीजन। क्लियर है कि नहीं? आगे बात करते हैं। तो वेवलेंथ, मैक्सिमम वेवलेंथ कब आएगा? जब सब सामने से आता है। सामने से कब आएगा यार? जब n1 का वैल्यू तो ये फिक्स है 3 है, तो n2 का वैल्यू सबसे करीब क्या हो सकता है? 4 ही तो हो सकता है। बस बैठा करके आंसर लाओ। n1 का वैल्यू हो गया 3, 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर 16 इंटू 9। फटाफट हम देख करके बता दे रहे हैं कितना आंसर आएगा। 144 डिवाइड बाई, ये आ जा रहा आपका 7r, ये आ रहा लैम्डा मैक्सिमम। और उसी तरह से लैम्डा मिनिमम कब होगा? जब n1 का वैल्यू तो फिक्स है 3 है, और n2 का वैल्यू कहां से आए? इनफाइनाइट से आए। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इनफाइनाइट से जब आएगा तो यहां पर आ जाएगा लैम्डा मिनिमम आपका, n1 का वैल्यू 3 3 जा 9, दैट इज 9 बाय r से आएगा।
लैम्डा मैक्सिमम बाय लैम्डा मिनिमम जब आपको रेशियो निकाल करके देना है तब ये आ जाएगा आपका 16/7। कितना आ जाएगा? 16/7। ये डायरेक्ट टेबल आपका बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, आपको श्योर कर रहे हैं। तो आप इस टॉपिक के जितने क्वेश्चन है मॉड्यूल में मिला हुआ है सारे सवालों को बनाएंगे जाकर के, तब जाकर के और अच्छा होगा। अब ब्रैकेट सीरीज का बात करते हैं। ब्रैकेट, तो ब्रैकेट में आएगा कहां पर इलेक्ट्रॉन? सर 4 में आएगा। इलेक्ट्रॉन आएगा 4 पर। कहां से आएगा? ना कहीं से भी आ सकता है सर, मतलब 5, 6, 7 कहीं से भी आ सकता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? आएगा कहां पर? ना 4 पर आएगा सर, 5 से आ सकता है और ऊपर से आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो मैक्सिमम वेवलेंथ का अगर हम बात करें, मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगा? जब n1 का वैल्यू तो 4 फिक्स है, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? सबसे करीब कौन है? देखिए 5 है, सबसे करीब 5 है। तो जब यहां पे इस फॉर्मूला में बैठाइएगा तो लैम्डा मैक्सिमम कितना निकल करके आएगा? लैम्डा मैक्सिमम कितना निकल करके आएगा? देखिएगा, ये आ जाएगा आपका 16 × 25। नो, कितना आ रहा है यहां पर? देखिएगा 4 का स्क्वायर दैट इज 16 और 5 का स्क्वायर 20, ऐसे लिख देते हैं। 16 × 25 डिवाइड बाई क्या आ जाएगा यहां पे? 9R। वेरी गुड। कितना आ जाएगा? 9R। ऐसे लिख के रखो, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा वैल्यू याद करना है ऐसा नहीं कह रहे हैं हम आपको, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। अच्छा, किस रेंज में आएगा? अभी भी वही रेंज मेंटेन रहेगा, अभी भी वही रेंज है। मतलब क्या रे? इंफ्रारेड रीजन ही रहेगा अभी भी। क्लियर है? अरे याद कुछ नहीं करना। लाइमन क्या होता है? यूवी। लाइमन क्या होता है? यूवी। बामर क्या होता है? विजिबल। और उसके बाद जितना पड़ेगा सब इंफ्रारेड। बात खत्म। ऐसे याद रहेगा कि नहीं? लाइमन अल्ट्रावायलेट होगा, बामर विजिबल होगा और उसके बाद जितना आएगा सब इंफ्रारेड। लेकिन चूंकि आपके सिलेबस में नहीं है, हम्फ्री सिलेबस में आपका नहीं है, बट हम पढ़ेंगे तो आपको बता दें कि हम्फ्री में क्या होता है। जो रेंज ये आता है इंफ्रारेड, उससे भी थोड़ा ज्यादा आ जाता है, जिसे हम फार इंफ्रारेड कहते हैं। इंफ्रारेड के बाद क्या रखते हैं? फार इंफ्रारेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मतलब इंफ्रारेड से भी थोड़ा सा ज्यादा रेंज में आता है, तो हम वहां पे लिख देंगे, चिंता की बात नहीं, यहां इंफ्रारेड होगा। यहां पे मिनिमम का बात करते हैं तो n1 का वैल्यू तो फिक्स है 4 है, n2 का वैल्यू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। और मिनिमम जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? यहां पे ऊपर में लिखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 डिवाइड बाई R। क्लियर है कि नहीं है? तो जब आप निकालिएगा लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम, लैम्डा मैक्स बाय लैम्डा मिनिमम कितना आ जाएगा? ये 16 से कट जाएगा, R से कट जाएगा, तो 25/9 बच रहा है। यहां से कितना आ जाएगा? 25 डिवाइड बाई 9। बोलिए समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसको डिवाइड कीजिएगा इसके साथ, तो ये 16 और ये 16 कैंसिल हो जाएगा, ये R और ये R कैंसिल हो जाएगा, 25/9 बचेगा। दिख रहा है? बोलिए क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है? अब तो आसानी से फटाफट बना लेंगे हम लोग, है ना? चलिए नेक्स्ट सीरीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। सीरीज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्या है ना? पी फुंड सीरीज। पी फुंड सीरीज में ट्रांजिशन कहां से कहां तक होता है? तो सर n1 का वैल्यू इसमें फिक्स है। n1 का वैल्यू कहां पर आएगा भाई? 5 पर आएगा। आएगा 5 पर। कहां से आ सकता है? n1 का वैल्यू 5 है, कहां से आ सकता है? तो n2 कहीं से भी आ सकता है सर, 6, 7, 8 कहीं से भी आ सकता है। रेंज क्या होता है? किस रेंज में रहता है? तो अभी भी वही रेंज है। तो रेंज अगर वही है वेवलेंथ का, तो किस रेंज में रहेगा? इंफ्रारेड। शॉर्टकट में लिख रहे हैं इंफ्रारेड रीजन। क्लियर है कि नहीं? अभी भी इंफ्रारेड है। मैक्सिमम कब होगा? सर n1 तो फिक्स है 5 है, n2 का वैल्यू क्या होगा? सबसे करीब कौन है? 6 है, तो 6 बैठाएंगे यहां पर। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा अगर आपसे बोले तो n1 का स्क्वायर दैट इज 25, n2 का स्क्वायर 36 डिवाइड में क्या हो जाएगा? देखिए n2 का स्क्वायर माइनस n1 का स्क्वायर, मतलब 36 माइनस 25 इज 11। कितना आ रहा है? 36 माइनस 25 इज 11। 11/R हो जाएगा यहां पे। क्लियर? और मिनिमम कब आएगा? ना n1 तो फिक्स है सर 5 है, बस n2 कहां से आएगा? इनफाइनाइट से आएगा। तो लैम्डा मिनिमम निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा यहां पे? दैट इज 25, 5 का स्क्वायर डिवाइड बाय R। मिनिमम मैक्सिमम बाय मिनिमम कीजिएगा तो ये 25 कट जाएगा, ये R कट जाएगा, बचेगा क्या? 36/11। तो यहां आ जाएगा 36/11। क्लियर है कि नहीं है? अब आते हैं हम्फ्रे में। हम्फ्रे सीरीज आपका सिलेबस में नहीं है, फिर कह रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो। तो अगर हम्फ्रे है तो यहां पर आया था कहां पर? 5 पर। तो इसमें कहां पर आएगा? इसके बाद का सीरीज है तो 6 पर आएगा। कहां से आएगा? ना सर n2 का वैल्यू 7, 8, 9 ऐसा आता जाएगा। मैक्सिमम कब होगा? ना सर n1 का वैल्यू तो फिक्स है, n2 का वैल्यू जो सबसे करीब हो, सबसे करीब कौन है? 7 है।
तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर, n1 का स्क्वायर 36, n2 का स्क्वायर 49 और डिवाइड में क्या हो जाएगा, इन दोनों में डिफरेंस निकाल लीजिएगा। 49 और 36 में डिफरेंस आ जाता है 13, तो क्या आ जाएगा 13/r, 13 इंटू r, सॉरी। मिनिमम कब होने वाला है, n1 तो फिक्स है सर 6 है, n2 का वैल्यू कहां से, बहुत दूर से, इनफाइनाइट से, और मिनिमम का वैल्यू कितना आ जाएगा, दैट इज n1 स्क्वायर बाय r, मतलब 36/r आ जाएगा। अब मैक्सिमम बाय मिनिमम करेंगे तो ये 36 कट जाएगा, r कट जाएगा, बच रहा 49/13, यहां पे आ जाएगा 49/13। बोलिए क्लियर है कि नहीं? ये जगह छोड़ दिया, ये कुछ नहीं, इसके बाद होता है ये जो 1 मिलीमीटर आपको दिख रहा है, इससे थोड़ा ज्यादा होता है, इससे थोड़ा ज्यादा को हम क्या कहते हैं, फार इंफ्रारेड, फार इंफ्रारेड रीजन। वैसे आपसे पूछेगा नहीं, कोई टेंशन नहीं, आपको 3 ही याद रखना। कौन सा 3 था? लाइमन के लिए अल्ट्रावायलेट, बामर के लिए विजिबल, और बाकी जितना है इंफ्रारेड। बोलिए क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? तो ये टेबल हमने कंप्लीट कर लिया है, और इस टेबल को कंप्लीट करने के बाद हम आगे की तरफ और बढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम nth एक्साइटेड स्टेट कम्स टू वेरियस एनर्जी स्टेट्स, द मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन्ड विल बी, एक फॉर्मूला है n इंटू n माइनस 1/2। असल में सवाल क्या पूछता है, सुनिएगा ध्यान से, कि किसी एटम पर इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये बता दिया। मान के चलिए कि ये एक एटम है, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, चौथा ऑर्बिट, पांचवा ऑर्बिट, छठा ऑर्बिट। समझ में आ रहा कि नहीं? और बोल दिया कि एक इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में है, 6th ऑर्बिट में है, मान लेते हैं। कौन से ऑर्बिट में है, 6th ऑर्बिट में। ये n इक्वल टू यहां पर कितना है, 6 है, ठीक है। अगर यहां पर ये इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल लाइंस बना सकता है, मैक्सिमम कितना स्पेक्ट्रल लाइंस बना सकता है? तो आप बोलेंगे सर कैसे बना सकता है, जरा एक आध को डेमो दे दीजिए। तो हो सकता है ये 6th इलेक्ट्रॉन कहां जंप करके गया हो, फर्स्ट में गया हो सकता है सेकंड में गया हो सकता है थर्ड में गया हो सकता है किस पे गया हो, 4th पे गया हो सकता है 5th पे गया हो। बोले समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना आ गया है यहाँ पे, 1 2 3 4 5 ऐसा आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो एक तरीका आपने देखा है, समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? एक और तरीका क्या है, पहले तो आप इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप ये देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन्स का स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो सकते हैं। इस फॉर्मूला में बैठाने से तुरंत आंसर आ जाएगा। पहले बैठा के देखिए, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, 6th में है, तो nth में होना चाहिए बोला है। n का मतलब यहां पे कहां पर इलेक्ट्रॉन है, बात खत्म। कहां पर इलेक्ट्रॉन है, तो 6th में है, तो 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब यहां पे हो गया 5 और यहां पे हो गया 3, तो 3 इंटू 5 कितना हो गया, 15। टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने हो सकते हैं, मैक्सिमम कितना पॉसिबिलिटीज है, 15 स्पेक्ट्रल लाइंस पॉसिबल हैं। बोलने का मतलब ये 6 to 1 में आएगा, 6 to 2 में आएगा, 6 to 3 में आएगा, 6 to 4 में आएगा, 6 to 5 में आएगा। सिर्फ यही पॉसिबिलिटीज नहीं है, इसका मतलब और भी ये 5 पॉसिबिलिटीज, इनमें से 5 पॉसिबिलिटीज आप यहां पे देख पा रहे हैं। और क्या पॉसिबिलिटीज है, तो यहां आपको ये पता होना चाहिए, एक चैप्टर है क्लास 11 का, ये मैथ्स का, परमुटेशन कॉम्बिनेशन। क्या है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, PNC। जब आप वो बात पढ़ेंगे मैथ्स के टीचर से, तो वो बात आपको ये समझा पाएगा कि कितने टाइप के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल होते हैं किसी भी इवेंट का। कोई भी घटना हो रहा है तो उसका क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक हम आपको लॉजिक देते हैं, अगर ये समझ पाओ आप तो देखो ध्यान से। हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन पहले यहां से यहां गया हो, मतलब 6th से 5th में गया हो, तो ये एक स्पेक्ट्रल लाइन है। और ये 6th वाला फिर कहां गया हो, 1st में गया हो, और 6th वाला फिर 2nd में गया हो, फिर 6th वाला 3rd में गया हो, 6th वाला 4th में, 5th वाला 6th में गया, 5th वाला 4th में गया। मतलब समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इससे कितने चांसेस हो गए, और मतलब ये एक कॉम्बिनेशन है। तो यहां पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगा करके ये देखा गया है कि जब इलेक्ट्रॉन nth ऑर्बिट में रहता है तो वहां से वो मैक्सिमम कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बना सकते हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला ये निकल करके आया है, दैट इज n इंटू n माइनस 1/2।
इससे ज्यादा वो नहीं बना सकता, इससे कम तो बना ही सकता, दिस इज मैक्सिमम वन। समझ में आ रहा है? जिनमें से 5 आपको रफली समझ में आ रहा, दिमाग में आ रहा कि हाँ सर ये 5 पॉसिबल है, बट और भी 10 बचे हुए हैं जो पॉसिबल हैं। और वो कौन कौन से हैं आपके लिए छोड़ रहे हैं हम, आपको एक आइडिया दिए हम कि हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके कहां गया हो, 5th में गया हो, और ये फिर 5th से लेकर के कहां जा रहा हो, 1st, 2nd, 3rd और 4th में जा रहा हो। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है ये जो इलेक्ट्रॉन है 6th से 5th में नहीं जाके 6th से कहां गया हो, 4th में गया हो, और फिर 4th से कहां जा रहा हो, 1st में, 2nd में, 3rd में जा रहा हो। तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से परमुटेशन कॉम्बिनेशन करके ये फॉर्मूला निकाला गया। सवाल किस तरह से पूछा जाएगा समझ में आया? कि इलेक्ट्रॉन अगर यहां पर है, इस ऑर्बिट में है, तो मैक्सिमम वहां से कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बन सकते हैं, तो फॉर्मूला लगाइएगा n × n-1/2। क्लियर है कि नहीं है? तो ये सारे बातें हमने शुरुआत किया था कहां से चर्चा करना ना, स्पेक्ट्रल एविडेंस फॉर क्वांटाइजेशन। क्या हेडिंग था हमारा आज का क्लास का? स्पेक्ट्रल एविडेंस ऑफ क्वांटाइजेशन। तो स्पेक्ट्रल एविडेंस उतना देर से दे ही रहे थे, बट व्हाट इज क्वांटाइजेशन, अब इस बात पर आएंगे। व्हाट इज क्वांटाइजेशन? पैकेट्स। क्वांटाइजेशन, कोई चीज क्वांटाइज्ड क्या कब कहलाता है? व्हाट इज क्वांटाइजेशन? सुनो ध्यान से, क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है समझो, ध्यान से समझो। क्वांटाइजेशन का मतलब यह है बच्चा, याद रखो ना, यहां हम एटम के हिसाब से समझा रहे हैं, फिर हम नॉर्मल तरीके से क्वांटाइजेशन का मतलब समझा देंगे। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन सर 3rd ऑर्बिट से या तो 2nd में जाएगा या तो 3rd ऑर्बिट से 1st में जाएगा, इसके बीच में कहीं नहीं फंसेगा। दैट इज क्वांटाइज्ड। मतलब n = 3 से कहां जा सकता है, n = 2 में जा सकता है या n = 1 में जा सकता है। ऐसा नहीं कि 1.5 में कहीं गया। 1.5 बोल के कोई टर्म यहां नहीं है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आ रहा है, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। ऐसा नहीं कि 2 उसके बाद 2.5, 3 उसके बाद 3.5, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधी बात है, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अगर 3 से जाएगा तो कहां से कहां जा सकता है, या तो 2 या तो 1, इसके बीच में कहीं नहीं फंसेगा। इट इज कॉल्ड क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप लोग जैसे बैठे हुए हैं तो आप लोग भी क्या है, नंबर ऑफ स्टूडेंट इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। यहां हाफ स्टूडेंट नहीं बैठा सकते हम। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बीच का नहीं हो सकता, या तो 1 स्टूडेंट है या तो 2 है या तो 3 है या तो 4 है, इसका बीच का कुछ नहीं है। क्वांटाइज्ड का मतलब समझ में आ रहा है? यहां क्वांटाइज्ड का मतलब यह था कि इलेक्ट्रॉन जंप करके सीधा सीधी जहां परमिशेबल ऑर्बिट्स है वहीं पे जा सकते हैं, बीच का कहीं पर नहीं। या तो 1st ऑर्बिट में जाएगा या तो 2nd में जाएगा या तो 3rd में जाएगा, इसका बीच का कोई नहीं। तो लास्ट में आकर के हमने क्वांटाइजेशन का मतलब समझा। फर्स्ट से हम इस बारे में बात नहीं कर रहे थे, अभी हमने ये बात कर दिया। लास्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? Thus, at least for the hydrogen atom, at least for the hydrogen atom, कम से कम हाइड्रोजन एटम के लिए जो स्पेक्ट्रल लाइंस है उनका एविडेंशियल प्रूफ, स्पेक्ट्रल एविडेंस बोर सर ने दे दिया। लेकिन फिर कह रहे हैं सिर्फ हाइड्रोजन एटम के बारे में कह रहा है, या आप यहां पे ये कह सकते हैं कि ऐसे एटम्स जिसके पास सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन हो। क्लियर है कि नहीं? या ऐसा स्पीसीज, जरूरी नहीं एटम, एटम तो एक ही है दुनिया में, हाइड्रोजन, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। लेकिन अलग स्पीसीज जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन अगर 1 निकाल दो आप तो भी हाइड्रोजन के जैसा बिहेव करने लगेगा वो। लिथियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकाल दो आप तो वो एज अ हाइड्रोजन बिहेव करने लगेगा फिर। तो ये बात आखिरी में लिख करके छोड़ रहे हैं ताकि आपका दिमाग में ये बात आ जाए कि कुछ कमियां बोर मॉडल में भी है, जो हम नेक्स्ट क्लास में आपके सामने डिस्कस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।